भारत राष्ट्र, भारत संस्कृति, भारत सभ्यता, भारत परंपरा, भारत जीवन पद्धति, भारत जीवन स्रोत, भारत धर्म, भारत मर्म, भारत कर्म, भारत विचार, भारत दर्शन और जीवन दर्शन, भारत विचार और विचारधारा, भारत तुम्हारी अस्मिता, आपका अस्तित्व और मेरी अस्मिता, आपके, मेरे और तुम्हारे प्राण तत्व। भारत वर्तमान है, भारत का शाश्वत अतीत है जो सत्यम, शिवम और सुंदरम से युक्त रहा है। इसका समृद्ध अनागत है, अनागत अदृष्ट होता है। अतीत ज्ञात किया जा सकता है, किंतु जिस नाम से हम इसे जानते हैं उसका क्या निहितार्थ है? यही हमारे आज का बीज विषय है कि भारत भारत क्यों है और भारत का भारतत्व क्या है। मित्रों, आज के इस व्याख्यान से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस YouTube व्याख्यान को आप लोग लाइक करें, हमारे लिंक को लाइक करें, इसे शेयर भी करें और आपकी जो क्रिया है, प्रक्रिया है और प्रतिक्रिया है उसे अभिव्यक्त करें। अगर हम भारत की महिमा, भारत की गरिमा की बात करें या भारत की समग्र भौगोलिकता की चर्चा करें तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगत होता है। सर्वप्रथम विष्णु पुराण में अगर हम इसकी भौगोलिक सीमा को जानने की कोशिश करें तो उसमें लिखा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। स्पष्ट है कि जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत हो और दक्षिण में हिंद महासागर हो वो भारत की भौगोलिक सीमा है। और इस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं भारतीय हैं, भारतीय हैं। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति महाकवि कालिदास ने हिमालय वर्णन के क्रम में कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य में इस प्रकार दिया है कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परोतोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। तदनुसार अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहां पर भी कहा जा रहा है कि जिसके उत्तर में हिमालय हो और जो पूरब और पश्चिम के सागर में प्रविष्ट हो, अर्थात पूरब और पश्चिम यानी बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, इन दोनों में जो घुसा हुआ हो वो भारतवर्ष की भूगोल है और भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा है। मित्रों, जिस भारत की चर्चा हम करते हैं उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत क्या वास्तव में भारत ही था या भारत के कोई अन्य नाम है या भारत के किसी अन्य नाम से भी इसे अभिव्यक्त अन्यत्र किया गया है। यदि भारत है तो भारत नाम क्यों पड़ा, भारत ही क्यों है। इन सारे विषयों के विमर्श से पूर्व हम सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कितने नाम हैं, भारत तेरे कितने नाम। तदनुसार हम सबसे पहले देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जगत में इसे किस नाम से जाना जाता है या अंतरराष्ट्रीय वैदेशिकों ने भारत को किन किन नामों से अभिव्यक्त किया है। चाहे वो वहां की प्रकृति हो, वहां का भूगोल हो, वहां का रहन सहन हो, वहां का खान पान हो, वहां की भाषा हो, वहां की संस्कृति हो, उन चीजों को ध्यान में रख करके विदेशियों ने उन्हें उन नामों से जाना। तदनुसार अगर हम पहले शास्त्रीय और साहित्यिक विमर्श से पूर्व अगर इसके नाम को जाने तो हम एक नाम पाते हैं हिंद, जो ईरानियों के कारण, जो पर्शियन थे उनके कारण यह नाम पड़ा। उसी प्रकार हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान भी यद्यपि बाद में एक सांस्कृतिक नाम बन गया, क्योंकि उनकी डायरेक्ट जो आइडेंटिटी है, इनका जो अभिज्ञान है, इसकी जो अभिव्यक्ति है, एक ऐसे स्थान से जोड़ दिया गया जहां पर हिंदूगण रहते हैं, अर्थात हिंदुओं का स्थान है, हिंदू का प्रदेश है हिंदुस्तान। लेकिन यहां भी मूल में हिंदू है, जो कि सिंधु शब्द से अभिव्यक्त है। एक नाम है इंडिया। ये इंडिया नाम जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, हमारा जो विदेश में जिस नाम से हमें जाना जाता है, वहां पर हमें इंडिया और इंडियन कह के हमें जाना जाता है। यही हमारा अभिज्ञान आज शेष होके रह गया है। तो इंडिया जो है, यह नाम ग्रीक के माध्यम से आया है कि जो इंडस जो सिंधु है और हिंदू है, एच का प्रोनाउंस नहीं कर पाना, आदि ना कर पाना, ये अलग विषय है कि ये इंडिया क्यों बना, ये अलग व्याख्यान का विषय हो सकता है। लेकिन मैं केवल नामों की परिगणना यहां आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। तदनुसार एक देश आर्य देश के नाम से भी जाना जाता है, और आर्य देश नाम वैदेशिक यात्री, चीनी यात्री इत्सिंग ने प्रयोग किया है। अर्थात इत्सिंग इस प्रदेश को आर्यों का देश कहता है, आर्य देश कहता है, दूसरे शब्दों में जहां पर आर्य रह रहा है। अर्थात इत्सिंग की दृष्टि में आर्य कोई उस समय वैदेशिक जाति नहीं थी, कोई रेस के रूप में अभिव्यक्त नहीं था। इसी प्रकार युआन चुआंग, जिसे हम लोग पॉपुलरली वेंत्सांग नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने जो ट्रेवलॉग है उसमें यिंतू नाम से इसको अभिव्यक्त किया है। और एक सबसे प्रसिद्ध हिब्रू में जो बाइबल का एक पार्ट है ईस्थर, उसमें हिब्रू भाषा में हिमालय के लिए होडू नाम दिया गया है। तो इस प्रकार ये कतिपय ऐसे नाम हैं जिसे भारत की समग्रता कह लें या भारत की अभिव्यक्ति कर लें, ये विदेशियों के लिए है, लेकिन हम भारतीयों के लिए यह अभिव्यक्ति अनुकूल नहीं है। अब अगर हम अपना शास्त्रीय या पौराणिक या साहित्यिक अगर रेफरेंसेस को देखते हैं, तो एक नाम इसे अजनाभ वर्ष या नाभि वर्ष कह के दिया जाता है, जिसका उल्लेख भागवत पुराण में प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक नाम ब्रह्मर्षि देश है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में या स्मृति में, जो मनुस्मृति आदि है, उनके दूसरे अध्याय में ब्रह्मर्षि देश कह के भारत की अभिव्यक्ति दी गई है। जम्बू द्वीप, जिसकी काफी चर्चा होती है, पौराणिक चर्चा होती है, और बार बार ये कहा जाता है चूंकि जम्बू जामुन नामक पेड़ों की अधिकता के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज भी कहीं हम किसी भी भगवत पूजा में अगर संकल्प आदि लेते हैं, तो वहां पर भी जम्बू द्वीपे भारत खंडे आदि करके हम इसकी अभिव्यक्ति लेते हैं और देते हैं। एक नाम आर्यावर्त है, जिस नाम का प्रयोग पतंजलि ने किया। मनुस्मृति में भी आर्यावर्त शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। और आप बार बार देखें कि ये जो आर्यावर्त है, कहीं इसी से प्रभावित होकर के इत्सिंग ने इसे आर्य देश कहा होगा कि आर्यों का प्रदेश है, आर्यावर्त है, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। आज भी हम लोग अपने कह सकते हैं कि गौरव अपने अभिमान में जब होते हैं, तो हम भारत को आर्यावर्त नाम से अभिव्यक्त करते हैं। भारतवर्ष, ये नाम आज हम लोग सर्वथा प्रयोग में लाते हैं। भारत या भारतवर्ष, कभी कभी हम भारतवर्ष का संक्षिप्त रूप भारत को समझ लेते हैं, या भारत की विस्तृत अभिव्यक्ति हम भारतवर्ष को समझ लेते हैं। लेकिन भारतवर्ष जन जन में, कण कण में और मन मन में विद्यमान है, इसलिए भारतवर्ष की हम संज्ञा को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। भारतवर्ष शब्द का प्रथम प्रयोग हाथी गुंफा के अभिलेख में, जो खारवेल है, उस खारवेल के हाथी गुंफा के अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। वो रेफरेंस में भी मैं पढ़कर आपके सामने रखूंगा। और अंत में एक भारत क्षेत्र शब्द आया है, जिसका प्रयोग महाराष्ट्र का वाई इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन की छठी पंक्ति में भारत क्षेत्र शब्द की अभिव्यक्ति आई है। अन्यत्र बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग हमें भारतवर्ष के लिए मिलता है, और भ्रमवश उन विशेषणों को ही हम भारत का नाम समझ लेते हैं, इस देश का नाम, इस भूमि का नाम, इस प्रदेश का नाम समझ लेते हैं। उन्हीं में से एक सर्वाधिक प्रसिद्ध है चतुः संस्थान संस्थितम। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जो नाम प्राप्त हुए, मैं उनको आपके सामने में उपस्थित कर पा रहा हूं। मित्रों, इसके बाद जो मैंने अभी चर्चा की भारतवर्ष को लेकर के, भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुंफा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तदनुसार अगर उस
पंक्ति को हम उसे प्राकृत कह ले या पाली कह ले, उस भाषा में है कि नगरीय कलिंग राज निवासम महाविजय पासादम कारयति अठति साय सत सहसेहि द समे च वसे दंडम संधि साममयो भारदवस पठानम मही जैनम कारापयति। भारदवस, ये 10वीं लाइन में, 10th लाइन में उस अभिलेख की 10वीं पंक्ति में ये भारदवस इस शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। और इतिहासकारों की दृष्टि से जो अद्यतन, जो आज तक अद्य पर्यंत जो हमें प्राप्त है वह भारतवर्ष वहीं से हम ग्रहण करते हैं। इसके साथ अन्यत्र भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन जिसमें वाई इंस्क्रिप्शन की चर्चा की, वहां पर आप देखेंगे कि बड़ा ही सुंदर शब्द है भरह खेते, भरह समो, भरह नाम विखाह। भाषा की दृष्टि से सबसे पहले समझ लें यहां पर कि जहां जहां ह है हम इसे त समझ लें, और जैसे ही हुआ तो क्या बन गया, भरत क्षेत्रे, अर्थात भारत क्षेत्रे, यानी भारत क्षेत्र में भारत समह, भारत के समान, भरत नाम का एक विख्यात राजा था। अब ये जो चीजें हैं यहां एक विमर्श का विषय है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि जिस समय का ये अभिलेख है, मे बी ये 2nd सेंचुरी एडी, और जो खारवेल का जो अभिलेख है हाथी गुम्फा का, वो 2nd सेंचुरी बीसी का है। अर्थात इस समय तक भारत या भारतीय शब्द बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुका था, और तदनुकाल इस भौगोलिक प्रदेश का जो नाम है वो भारत से अभिव्यक्त हो चुका था। इसके साथ अगर इसकी चर्चा ना करें तो उचित नहीं होगा। वह चर्चा है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए जो प्रयोग है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, जो दुख का विषय है। वहां पर है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, भारत का अभिज्ञान है, लेकिन इंडिया जो कि भारत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक समायोजन की नीति अपनाई गई है, कुढ़ते हुए, जिसको कहते हैं अत्यंत कष्ट में। अन्यथा अगर दूरदर्शिता होती तो इंडिया दैट इज लिखने की जरूरत ना पड़ती, डायरेक्ट हम लोग भारत लिखते। और इसके लेकर के कई विवाद हैं, आप लोग सभी जानते हैं। आज भी ये कोर्ट में ये एक पिटिशन है, एक याचिका है कि भारतवर्ष को भारत नाम से, अर्थात इंडिया को भारत नाम से सर्वत्र जाना जाए, संवैधानिक नाम भारत ही हो। ये भी अलग का विषय है, उसकी चर्चा अलग आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बाद मैंने अपनी भूमिका में बार बार भारत 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 शब्द का प्रयोग किया है। इतिहासकारों ने इसके ऊपर विमर्श करने का प्रयास किया कि भारत का नाम कैसे पड़ा, इसके नेपथ्य में कौन है। कई लोगों ने तो यह कहा कि यह किसी व्यक्ति के नाम पर है। प्रायः सामान्य भारतीय यही स्वीकार करते हैं कि यह भारत नामक किसी राजा के नाम से, भारत नामक किसी राजा के नाम से भारत नाम पड़ा है। अब जरा इसे सोचें, इसे गंभीरता पूर्वक विमर्श करें कि जब हम प्रथम उल्लेख भारत का पाते हैं, मैंने अभी महाभारत का नाम उल्लेख नहीं किया है क्योंकि खारवेल से बहुत पहले भारत शब्द का प्रयोग महाभारत का हम प्राप्त करते हैं। महाभारत का जो द्वितीय चरण में जो विस्तार है भारत, उसमें भारत नाम है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर खारवेल के अभिलेख से पूर्व कितने भारत नामक राजा या भारत नामक व्यक्ति या भारत नामक ऐसे महापुरुष हुए जिसने इस भारत वर्ष को एक नई दशा और एक नई दिशा प्रदान की है। तदनुसार हम सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से लेते हैं, जहां पर कि भारत नामक जनसमूह था और वो परुष्णी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो दाशराज्ञ युद्ध है, उस युद्ध के उल्लेख में भारत नामक एक क्लैन है या भारत नामक एक जनसमूह है जिसका उल्लेख मिलता है। जिसके बाद में जिसकी अभिव्यक्ति सुदास नामक राजा या उसके नेतृत्व के रूप में चर्चा होती है। ये वैदिक कथा पोर्टल पे सर्वत्र अवेलेबल है, आप इसको विमर्श में समझ सकते हैं। दूसरा जो भारत नाम हमें प्राप्त होता है, ऋषभ पुत्र भरत,
जिसे जड़ भरत कह के भी हमारे सामने प्रयोग में लाया जाता है। कई सारे पुराण हैं जो पुराण ये कहते हैं कि इसी ऋषभदेव के पुत्र भरत के ऊपर भारत का नाम भारत पड़ा। यह भी चिंतन का विषय है। उसके बाद एक उल्लेख मिलता है कि दुष्यंत भरत यानी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा। अब अगर हम इसको विमर्श में लाएं तो कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक यह भी है, और ये जो दोनों मत हैं बार बार पुराणों में इन दोनों मतों का समर्थन मिलता है। बार बार कुछ पुराण जड़ भरत कहते हैं, कुछ पुराण दुष्यंत भरत कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी भारत का अभिज्ञान करता है कि उसके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो हम केवल इसे यह समझें कि उस समय भी यह विमर्श था कि अलग अलग पुराणों के जो ऋषि हैं वे अलग अलग मत को स्वीकार कर रहे हैं। अन्यथा सारे के सारे पुराण जो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् है, 18 के 18 पुराण एक नाम पर अपनी सम्मति प्रदान करते। लेकिन अगर कुछ भरत पुत्र कह रहे हैं, कुछ ऋषभदेव पुत्र भरत कह रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि उस समय भी हमारे सामने यह विमर्श निष्कर्ष रूप में नहीं है कि किस व्यक्ति विशेष के नाम पे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। एक उल्लेख मिलता है राम भ्राता भरत। कई लोगों का यह कहना है कि नहीं, राम के जो भाई भरत हैं, भरत के त्याग, भरत की तपस्या, भरत की जो निस्वार्थता है, भरत का जो समर्पण है, भरत का की जो सहनशीलता है, भरत की जो श्रद्धा है, इन सारे कारणों से इसे एक महाव्यक्तित्व बनाता है, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। एक अन्य नाम आता है जो महाभारत, जिसकी चर्चा हमने की कि महाभारत का विकास 3 चरणों में इतिहासकारों ने हमें बताया है। उसमें एक है जय और दूसरा है भारत। तो उस भारत को लेकर के भी इस देश का नाम भारतवर्ष हो सकता है। और एक अन्य नाम जो एक है वो है नाट्य शास्त्र के कर्ता आचार्य भरत। तो इतने ये नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं और इन्हीं में से किसी एक नाम के आधार पर इस भारत का नाम भारत पड़ा होगा। लेकिन मित्रों, यह एक विमर्श का विषय है कि क्या इस देश का नाम किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ा। मैं ऐसा कतई नहीं मानता और इसी के व्याख्या के लिए आपके सामने मेरा यह व्याख्यान उपस्थित है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भारत का नाम भारत नहीं पड़ा। तदनुसार इसकी मैं व्याख्या करूंगा कई ढंग से। एक, भा, र और त। दूसरी व्याख्या करूंगा भा और रत। तीसरी व्याख्या करूंगा भारत। और चौथी व्याख्या कि हमारे यहां यह परंपरा है कि किसी भी संस्कृत परक नाम की अगर विशद व्याख्या की जाती है तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और धातु यानी जिसे क्रियापद कहते हैं वह भी नाम ग्रहण, नाम स्थापन, नाम निर्णय में भूमिका निभाता है। तो इन चारों आधार पर हम यह स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। देखिए, अगर आप सही अर्थ में इतिहासकार हैं और सही अर्थों में इतिहास को जानते हैं और उस इतिहास को जान करके कोई ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं तो वहां पर अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। भावावेश में या आत्ममुग्धता की स्थिति में किसी सिद्धांत का यदि हम समर्थन कर देते हैं और उसे लोगों में फैला देते हैं, यह उचित नहीं, क्योंकि इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का विनाश होता है। हम आप सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास को बचपन में मूर्ख कह दिया गया। ये कतई कहीं भी ऐतिहासिक तर्क से इसका समर्थन प्राप्त नहीं होता। तो कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे अनछुए पहलू पर भी आगे कभी हम अपना व्याख्यान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसी प्रकार हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसे कुछ जड़ भरत या शकुंतला पुत्र भरत या राम भ्राता भरत आदि के नामों के आधार पर भारतवर्ष के नाम की व्याख्या न करें। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक समस्त संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में
आसृष्टि यानी सृष्टि से लेकर के लगभग और लगभग, मैं तो 10वीं शताब्दी तक की बात करता हूं, लेकिन थोड़ी कंजूसी दिखाते हुए मैं इसे गुप्ता पीरियड तक लेके चलूंगा, कि कहीं भी किसी भी स्थान का नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में नहीं है। किसी महापुरुषों के नामों के आधार पर हमारे यहां स्थानों के नामों की परंपरा नहीं रही है। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे 16 महाजनपद हो, एक भी ऐसे नाम या वेदों में उपनिषदों में जो प्राप्त होने वाले नाम हैं, कतई आपको यह प्राप्त नहीं होगा जहां पर कि आप पाएंगे कि भारत के किसी भौगोलिक प्रदेश का नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ा हो। भारत का भी नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में नहीं पड़ा होगा। या तो इस भारत के मध्य कोई एक निहितार्थ है, कोई प्रतीकार्थ है, कोई संकेतार्थ है, और या नहीं तो ऋषि मुनियों के मुंह से निश्रित यह अनायास नाम निकल पड़ा, जो आज भी हमारे सामने सतत गंगा की तरह सतत प्रवहमानशील यह नाम है। तदनुसार अब एक एक तत्व को जानते हैं। एक व्याख्या जो वैयाकरणों के द्वारा जो व्याख्या दी जाती है वह भ्री भरणात् धातु से दी जाती है, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि भरण पोषण करना, है ना। अब एक ऐसा प्रदेश जहां लोगों का भरण पोषण होता था, इसलिए इस प्रदेश का नाम भारत पड़ गया। मुझे लगता है कि पहले नाम होता है, उसके बाद उसमें हम धातु आदि का अन्वेषण करते हैं। अनलेस अदरवाइज हम इंटेंशनली कोई नाम न तैयार करें। तो इसीलिए जो भारत शब्द है, जो भारत शब्द है, उसका जो नामकरण है वह हमें समझना पड़ेगा, वह हमें देखना पड़ेगा वैयाकरणों की दृष्टि से। एक दूसरा है जिसको कि हम इस रूप में लेते हैं, वह है भारत। अब इसमें देखें, दो प्रकार से हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक व्याख्या तो भा शब्द से लेते हैं। भा का अर्थ होता है शोभा, भा का अर्थ होता है प्रतिभा, और ये भा है जिस भा से आपने कई सारे शब्द सुने होंगे, आभा, विभा, प्रभा, प्रकाश। और प्रकाश और दूसरा जो रत शब्द है, उस रत के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ है लीन और एक अर्थ है अत्यधिक प्रसन्नता। तो यहां देखेंगे कि भारत शब्द का अर्थ इस प्रकार क्या बना कि अत्यधिक प्रसन्नता। भा प्रसन्न होना, प्रसन्नता का द्योतक, और रत अर्थात वह प्रदेश जहां पर अत्यधिक प्रसन्नता हो। प्रसन्नता कैसी? केवल समृद्धि की ही प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता मन की प्रसन्नता होती है। साधारण रूप से आज भी यदि हम शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के किसी स्थल विशेष पे चले जाते हैं, या हिमालय प्रदेश में कहीं चले जाते हैं, तो वहां की प्राकृतिक सुषमा का ऐसा प्रभाव हमारे तन और मन पर पड़ता है कि हम प्रसन्नता से वहां पर खिलखिला उठते हैं और कह बैठते हैं कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है और यही स्वर्ग है। तो इस रूप में जो भारत भूमि का उदय जिस प्रदेश में हुआ है, जिस हिमालय प्रदेश में हुआ है, जहां पर कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद आदि की रचना हुई है, तो वहां पर न केवल प्राकृतिक प्रसन्नता हम देखते हैं, बल्कि ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान से, अपने प्रतिभा से एक आध्यात्मिक प्रसन्नता भी हमें प्रदान की। तो इस रूप में वह नाम चल पड़ा भारत। भारत अर्थात प्रसन्नता में लीन रहने वाला। एक दूसरे प्रकार से अगर और आध्यात्मिक औपनिषदिक व्याख्या जिसे कहते हैं, वह यदि आपके सामने प्रस्तुत करें तो 3 शब्द है भारत। ऑल्दो ये अ टाइप ऑफ एब्रिविएशन है और सब शब्द संक्षेप हम मानते हैं। मैंने अभी कहा भा प्रकाश का द्योतक होता है, और प्रकाश का द्योतक से क्या तात्पर्य है कि ये जो समग्र सृष्टि है, ये जो समग्र संरचना है, उन सब के मूल में प्रकृति मानी जाती है, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, जिसको कि हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं। यानी हम सब में प्रत्येक चैतन्य पदार्थ में, चाहे वो
पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सब में सत्व, रजस और तमस विद्यमान होते हैं, जिसे कालांतर में सांख्य दर्शन ने अत्यंत विस्तार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सत्व गुण का जो लक्षण है, जो सर्वप्रधान गुण होते हैं, सात्विक गुण जिसे कहते हैं, उसका लक्षण ही है सत्वम प्रकाशकम। तो भाव प्रकाशक का द्योतक है, अर्थात सत्व गुण का द्योतक है। दूसरा र जो है वो रजस यानी रजोगुण का द्योतक है, और तमोगुण यानी तमस का द्योतक है। और चूंकि यह भारत भूमि जो है वो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से जो कि गतिशीलता देती है, जो स्थिति प्रदान करती है और जो हमें प्रकाश देता है, उसका जो भूमि है, वह जो प्रदेश है, वह प्रदेश भारत प्रदेश है, वह प्रदेश भारत भूमि है। इस रूप में हम इसके अर्थों को ग्रहण करें। इसके साथ ही कई अन्य छोटी छोटी बातें आती है कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये गवेषणा का विषय होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या भारत वास्तव में व्यक्तिपरक है? नहीं, वस्तुतः भारत जो है वह अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपने अध्यात्म के आधार पर, अपने विश्व शांति के आधार पर अपने नाम को लेकर के आगे चला है। इसलिए भारत है जो सदैव अध्यात्म में, प्रसन्नता में, आत्यंतिक सुख में लीन रहने वाला है। वह भारत प्रदेश है, न कि जड़ भरत, न कि दौष्यंती पुत्र भरत, दौष्यंती भरत, और न ही कोई अन्य भरत, क्योंकि इन सब का उल्लेख हमें पुराणों में प्राप्त होता है। और वे पुराण, जो पुराण की हमें इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि गुप्त पीरियड तक इसकी रचना होती रही है। और चूंकि रामायण में उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि भारत का नाम भारत क्यों है, महाभारत में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि भारत का नाम भारत क्यों है, लेकिन भारत का नाम भारत है ये लोक व्यवहार में हमें प्राप्त होता है, जिसका प्रथम उदाहरण हमने आपको, जो प्रथम इतिहास की दृष्टि से जो प्रथम है वो खारवेल के अभिलेख का हमने उदाहरण आपके सामने दिया। मैंने शास्त्रीय उदाहरणों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उनके कालक्रम को लेकर के एक संदर्भ, एक संदेह उत्पन्न किया जा सकता है। और चूंकि भारत सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रतीक है, जैसा मैंने कहा, सत्य, सात्विक जो है, रजस, अगर जिसको हम कहते हैं कि कल्याण, एक अलग ढंग से इसकी व्याख्या लें, सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रतीक है। इसलिए इस भारत की महिमा पुराणों में गाई जाती है, इस भारत की महिमा हमारे साहित्य में गाई जाती है, इस भारत का सर्वस्व हमारी संस्कृति में प्राप्त होता है। जैसे विष्णु पुराण कहता है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देखिए, बाहर मतलब श्लोक बड़ा विस्तार से है, 4 पंक्ति का है, लेकिन मैं केवल कहता हूं, ते धन्या, वे मनुष्य धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हम अन्यत्र प्राप्त करते हैं जो निषधीय चरित्र, जो कि 12वीं शताब्दी का काव्य है। और उस समय यह विमर्श नहीं है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय भारत का नाम भारत स्थापित हो चुका है। वे कहते हैं कि वर्षेषु यद भारत मार्यधुर्याः, यानी भारत वर्षम आर्यधुर्याः, वर्षेषु स्तुवन्ति गार्हस्थ्यमिवाश्रमेषु, ने जिस प्रकार गृहस्थ लोग आश्रमों में गार्हस्थ्य आश्रम की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार से देशों में लोग भारत वर्ष की महिमा को महत्ता प्रदान करते हैं। अर्थात हम आप सभी जानते हैं कि जो पूर्ण आश्रम है वो गार्हस्थ्य आश्रम है, जिसमें जीवन के सारे सुख और दुख विद्यमान होते हैं। सब कुछ उसी आश्रम में हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से समस्त वैश्विक राष्ट्रों में भारतवर्ष जो है वो सर्वाधिक प्रमुख राष्ट्र है, प्रमुख देश है। अन्यत्र भी विष्णु पुराण में इसकी महिमा का गान करते हुए कहा, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेशा यतोन्य भोग भूमयः।
तो इस प्रकार मित्रों, इस ऐसे उदाहरणों से जो मैंने कहा कि इन सारे स्थलों में भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, भारत भूमि महिमाशालिनी भूमि है। तो इसलिए ये जो भारत है, भारत ही क्यों है, भारत का भारतत्व क्या है, उसकी मैंने आपके सामने एक लघु व्याख्या प्रस्तुत की। अन्य विचार हो सकते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अगर उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लेके चलें तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने के लिए। लेकिन मैं केवल और केवल यही मानता हूं कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, बल्कि भारत का नाम केवल और केवल इनकी गरिमा, इनकी महिमा, इनके गौरव, इनके अभिमान, इनके जो गुण हैं, इनमें जो साहित्य है, इनमें जो अध्यात्म है, इनमें जो विश्व शांति की भावना है, इनकी समग्रता इनमें समाहित है। और उसी समग्रता के आधार पर यह भारत है और इसी में इसका भारतत्व है। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सदा की तरह एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन कि यदि यह व्याख्यान उपयोगी सिद्ध हो तो उसकी आप क्रिया, प्रतिक्रिया और प्रक्रिया अभिव्यक्त करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं और साथ ही हमें उत्साहित करें हमारे इस YouTube व्याख्यान को सब्सक्राइब करके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।